महाविकास आघाडीच्या वतीनं आमचा जाहीरनामा नव्हे तर हा वचननामा आम्ही या ठिकाणी आज महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी देतो आहे। आणि विशेष करून हा जाहीरनामा देत असताना आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांच्याच उपस्थित हा जाहीरनामा आम्ही देतो आहे। काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते महाराष्ट्राच्या जनतेला हा वचननामा या ठिकाणी देण्यासाठी आलेले आहेत। आमच्या अलायन्स मधले शिवसेनेचे नेते संजय राऊत साहेब, आमचे शरद पवार राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, आमचे कम्युनिस्ट पक्षाचे आमचे सगळे नेते, आरपीआयचे नेते, विशेष करून याला उपस्थित झालेले राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोतजी, आमचे प्रभारी रमेशजी चनिथलाजी, विशेष करून या जाहीरनाम्याच्या निमित्तानं उपस्थित झालेले आमचे वेणुगोपालजी, आमचे बाळासाहेब थोरातजी, सगळी आदरणीय मंच, मी या ठिकाणी सगळ्यांचं नाव न घेता या जाहीरनाम्याचं म्हणजेच वचननाम्याचं या ठिकाणी आम्ही आपल्या समोर आम्ही आपल्याला हा देतो आहे। आज पर्यानं महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून पोहोचेल, आमच्या अलायन्सच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवू। पण सातत्यानं महाराष्ट्राला गेल्या 10 वर्षापासून फसवण्याचं काम जे भाजप करते आहे, त्यांचं अलायन्स करते आहे। शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचं दुप्पट भाव आम्ही देऊ अशा पद्धतीच्या वल्गना करणारी मोदींची जी भाजपची जी आज ज्यांचे नेते आहेत, हे सगळेजण आता शेतकऱ्यांची आठवण करतात आहेत। हे म्हणतात की आम्ही कर्जमाफी करू। अरे तुम्हाला सत्तेत होता, तुम्ही कर्जमाफी का नाही केलात? मूळ प्रश्न आहे की तरुणांचा रोजगारांचा प्रश्न आहे, महागाईचा प्रश्न आहे, गरिबीचा प्रश्न, असे अनेक प्रश्न आहेत। आणि या सगळ्यांचा तोडगा आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय देण्याची भूमिका महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही केलेली आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेला आम्ही आश्वास करतो की अत्याचारी जी आज महायुतीची भाजप प्रणित जी सरकार आहे, हिला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी आमच्या महाविकास आघाडीला आपण सगळ्यांनी आशीर्वाद द्यावा। आणि आम्ही हा जो जाहीरनामा आणि वचननामा या ठिकाणी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षजी मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आता जे या ठिकाणी त्याचं जाहीर करणार आहे, त्या दृष्टिकोनातला एक संदेश महाराष्ट्राच्या जनतेला आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सामना आज इस मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के नेतागण और मीडिया के हमारे दोस्तों और सभी साथियों, आज हम
महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक एक मुद्दे पे वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा। और उससे पहले मैं आपको चंद बातें, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। और ये ज्यादा बॉम्बे के बारे में बोलने का मुझे कोई ज्यादा ये नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और हमको सभी को जानकारी है। महाराष्ट्र में सभी लोग बम्बई की तरफ देखते हैं और सारी दुनिया के लोग और पूरे भारत के लोग भी बॉम्बे के तरफ देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट दृष्टि से, सारे जो भी बदलाव होते हैं, सामाजिक बदलाव, इसके बारे में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो ये महाराष्ट्र का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं। ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहाँ पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। इसीलिए जनता के दृष्टि से भी, महाराष्ट्र के लोगों के दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और देश के नौजवानों के लिए भी बॉम्बे की आवश्यकता है। और मुंबई में हर आदमी कुछ आशा लेके देश के विभिन्न भाग से आते हैं और एक कहावत है हमारे तरफ, जो भी बॉम्बे जाएगा वो भूखा नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ काम मिलेगा और सस्ते से सस्ता दाम पे भी खाना मिलेगा। जहां पर हम बैठे हैं महंगाई से महंगा खाना भी नहीं मिलेगा। तो हर आदमी यहाँ जी सकता है, हर एक को अकोमोडेट कर सकते हैं और ये है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सिटी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे जो घोषणा पत्र है इसका महाराष्ट्र नामा और ये गौरव फिर से स्थापित करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं मिलके, और हमारे साथी मिलजुल कर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार की। और उन सब सदस्यों को और चेयरमैन को मैं अभिनंदन करता हूं, उनको अपना
जो भी उन्होंने तैयार किया है, सोच समझ के बजट का प्रोविजन इसको आगे रखने के बाद ही उन्होंने किया है। क्योंकि मोदी जी हमेशा हमको यही कहते हैं, कांग्रेस बड़ा झूठ बोलती है, कुछ करती नहीं है। और हमने क्या किया, कल हमारे चीफ मिनिस्टरों ने पूरी चीजें आपके सामने रखी। ये जो महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी के नेतृत्व एक अनैतिक असंवैधानिक तरीके से महायुति की सत्ता बनी, इसके लिए दल बदल कराया गया, दलों के चुनाव चिन्ह भी बदल गए, विधायकों को खरीद फरोख्त किया। वो क्या कि खोखे बोलते ना आपके पास, हाँ, 50 खोके एकदम ओके, घरात भरून ठेवा, घर में भर के रखो और सरकार चलाओ। ये 50 खोके की सरकार है। मैं समझता हूँ सामना वाले ने निकाला शायद ये। महाराष्ट्र के लोग भयावह इन्फ्लेशन, लगातार बढ़ रही रोजगारी, महिलाओं और बालिकाओं पर के खिलाफ बढ़ रही हिंसा तथा किसानों की बुरी दशा में दूसरा पीड़ित है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जब हम कर्नाटक में दे रहे थे तो उसको मोदी जी ने बोला, ये क्या है, रेवड़ी देकर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। पर फिर आपको यहाँ लाड़की बहन नहीं, लाड़की बहन, उसको लाडली की कहे, लाड़की बहन, क्योंकि उनके पास दोनों है ना। मध्य प्रदेश में लाडली और लाड़की, तो उन्होंने हमारी टिंगल उड़ाई और आज महाराष्ट्र में उन्होंने 1,000 रुपए, 1,500 दे रहे, 1,500 रुपए दे रहे। अरे हम तो कर्नाटक में ऑलरेडी 2,000 दिए हैं, दे रहे हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं। तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं, हर जहाँ जहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट है 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। नंबर 2, कर्नाटक में हम तो पहले 1,22,00,000 फैमिली को हमने दिया है। और उसके बाद हमारे पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, और यहाँ पर भी हम फ्री बस की
ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, नौकरी, इसका एक सहूलत गरीबों को मिलेगा, स्त्रियों को मिलेगा। इस दृष्टि से फ्री बस ट्रैवल का हमने इसमें इंतजाम किया है। हमने 3 लाख तक के कृषि ऋण माफ करे और टाइमली रीपेमेंट करने वालों को 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। यही घोषणा शरद पवार जी ने परसों हम जब गारंटी देने की बात थी तब उनके मुंह से हमने ये कहलाया। उसके बाद यूपीए सरकार में 2008 में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ऋण माफी, इससे महाराष्ट्र के 42 लाख लोगों को फायदा हुआ था। 18,000 करोड़ रुपए की छूट मिली थी। और ये झूठी सरकार झूठ बोलते जा रही है लेकिन छूट नहीं दे रही। हम नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहाँ नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ये स्कीम यहाँ भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहाँ मिला, यहाँ भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं है, सबको उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू किए है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहां एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जाति जनगणना कर रहे हैं। ये जाति जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको उनका पर कैपिटा इनकम क्या है,
उनके पास कितनी खेती है, उस समाज में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं, कितने प्राइवेट में नौकरियां हैं, ये सब चीज़ों को हम मालूम करने के बाद हम लोग इनको क्या सहूलत दे सकते हैं सरकार के ओर से, और उनको जो समाज में ऊपर लाने के लिए हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं, ये उसका असल मुद्दा है। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले, ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा है, हमको आप कहते हो, ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, कांग्रेस इस देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। देखो, आदिवासी को हमने बनाया, इसलिए बनाया, देश में जाति के नाम पे तुम वोटों के लिए लिया, उनको देना इस हिसाब से नहीं लिया। इससे पहले मैं दलितों को दिया, इसीलिए वोट मांग रहे हो, दलितों को दिया। देखो, मैं कभी भी ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पार्टी की अगर आइडियोलॉजी है देने का, दे दो, लेकिन उनका बात करके पब्लिक मीटिंग में बोलना, हम ये चीजें किए हैं इसीलिए हमको वोट दो, बोलना, ये संविधान के तहत एक और देश के गरीब जनता के खिलाफ ये एक गद्दारी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बनाए, ठीक है, क्या कोई आपको बोलता है इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे तेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से आया? नहीं बोलेंगे। तेली हमारे भी है, तेली उनके भी है। हर समाज में बीजेपी में है, हर समाज के लोग कांग्रेस में है, हर समाज के लोग हमारे उद्धव ठाकरे जी के साथ है, हर समाज के लोग शरद पवार जी के साथ है। हम कभी नहीं बोले उसको डिस्क्रिमिनेट करके ये, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम अगर आप बनाने का है तो बोलिए, कार्यक्रम के लिए बोलिए। और मैं पूछता हूं, इतना भारी आप बताते हो राष्ट्रपति हम द्रौपदी मुर्मू जी को किए, फलाने को किए, कितने SC ST लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उस तुम्हारे सरकार में आप बिठाए, सबको स्टेट मिनिस्टर, या कुछ पावर नहीं है, कोई कैबिनेट है तो डमी। तो ऐसे लोग अगर बाहर बोलते हैं, वही कांग्रेस का UPA गवर्नमेंट था, सब पार्टी के नेता बड़े बड़े पोजीशन पे थे, होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, यहां मैं रेलवे मिनिस्टर था, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो उनका पेट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप देखिए, हर एक को, मीरा कुमारी थी स्पीकर, पहली महिला, और बहुत से नेता दलितों में, बैकवर्ड्स में बड़े हुद्दे में और पावरफुल थे। यहां अपने साथ फिरने वालों को, पाप बिचारों को लेकर संख्या दिखा रहे हैं आप, मैंने ये बनाया, वो बनाया, वो एक। और महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए अगले 100 दिनों का मसौदा यहाँ पर हम रख रहे हैं। उसमें महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपये होगा।
इससे घरेलू आर्थिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करेंगे। 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी। उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसमें रोजगार पैदा करने के साथ श्रमिकों के कल्याण पर हमारा फोकस होगा। हम तत्काल 2.5 लाख खाली पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब्स को भरने की महाराष्ट्र स्टेट MPSC एग्जाम प्रोसेस आरंभ करेंगे। एडवांस शेड्यूल्स और 45 दिनों के भीतर उसका रिजल्ट भी लाने का काम हम करेंगे। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सभी 27 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हो सके। इसीलिए इसका कारण ये है कि अच्छा गवर्नेंस नहीं है। इसीलिए ये डेमोक्रेटिक तरीके से जो करने का ये है यानी गवर्नेंस, वो उससे आज हम पीछे हैं। हम लोग लोकतंत्र और जवाबदेही तय करने के तत्काल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनावों के लिए टाइम टेबल की घोषणा करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी को सम्मान देते हुए हम कार्य योजना लागू करेंगे। बिना किसी देरी के चैत्य भूमि दादर हिंदू मिल में बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक बनाने का काम हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस अपना होगा। MV के निर्णय महाराष्ट्र के एक समृद्ध राज्य और पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट स्थापित करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। और मिशन 2030 के तहत समृद्ध और समावेशी महाराष्ट्र के भविष्य के लिए हम कई अहम कदम उठा रहे हैं। 2030 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 400वीं जयंती होगी। उनके पीपल फर्स्ट अप्रोच को जनता की सेवा में इस्तेमाल करना ही शिवाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम ये नहीं करेंगे कि उद्घाटन के लिए स्टैचू बिठाए, उद्घाटन करके वो दिल्ली पहुंचे, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई, क्योंकि या बनाने वाले अच्छे नहीं थे, एक अच्छा मटेरियल नहीं यूज किया। इसकी बगैर कुछ देखे बिना उनके क्वालिटी वर्क्स, क्वालिटी इंजीनियर्स रहते हैं। लेकिन अगर अपमान किसी ने शिवाजी महाराज का किया है, वो मोदी जी ने किया। और खुद मोदी दूसरों के लिए कहते हैं शिवाजी महाराज की उन्होंने जो संभाला देश को। हाँ भाई संभाला, लेकिन आपको किसी ने कहा उनका इंसल्ट करो। तो ये काम मोदी जी हमेशा करते हैं। क्या है कि उनका हाथ गुण अच्छा है, कैसा है मुझे मालूम है। लोग बोलते हैं कहाँ भी हाथ लगा है वो गिर जाता है।
शिवाजी के पुतले को हाथ लगा के उद्घाटन करके गिर गया। राम मंदिर को हाथ लगाया, वहां पर टपक रहा है पानी। और पार्लियामेंट को हाथ लगाया, मैंने किया, ठीक है भाई आपने किया, लेकिन टपने का काम क्यों किया? टपकाने का पानी। अब वो बोल रहा है महंत वहां का, नहीं मैं पत्थर वो सब चेंज करके मुझे लगाना पड़ रहा है। तो राम मंदिर अयोध्या में। और दूसरा ये मुरबा में भी वो उद्घाटन करने वाले थे, उससे पहले वो भी कोलैप्स हो गया। इनके पांव गिरते ही हर जगह कोलैप्स हो रहे। बुलेट ट्रेन आपके लिए साहब, हमारे लिए नहीं हो। बंबई से अहमदाबाद आप पहुंचने के लिए और मोदी के क्रिकेट स्टेडियम में आप क्रिकेट देखने के लिए वो बुलेट ट्रेन किया था आपको। वो बुलेट ट्रेन का पहले तो बोला मैं 3 साल में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलाऊंगा। कितने साल हो गए? अब 11 साल हो गए। कहाँ है तुम्हारी बुलेट ट्रेन? खत्म हो गई। और वो खत्म हो गई तो वो पुल भी गिर गया, खंबे भी गिर गए 2 दिन। तो ऐसे झूठ के ऊपर झूठ बोलने वाले, क्वालिटी वर्क नहीं। हमने इतने रोड बनाए, इतने पुल बनाए, भाई झांक के तो देखो, कम से कम वो क्वालिटी है। तो ये मोदी जी का हाथ गुण है। और हम महिला उद्यमियों के लिए एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल जोन्स स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं को 5 लाख तक लो इंटरेस्ट लोन की मदद की जाएगी। महाराष्ट्र में प्याज, टमाटर, किसानों की सुरक्षा के लिए हम गुलाबी और केसरिया क्रांति योजना शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.25 मिलियन नौकरियां सुसज्जित करने के साथ उद्योग में 12%, सर्विस सेक्टर में 15% की वृद्धि हम हासिल करना है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय और शीर्ष स्थापना पर पहुंचना जाएगा। हम सरकारी सेवा में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के आदेश को समाप्त करेंगे। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये इंसान को खाता है ना। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपना घर चला सकता है, घर का भाड़ा नहीं दे सकता, और उससे काम भी आप उतना ही लेते हैं जितना परमानेंट वर्कर है। उसको क्यों आप परमानेंट नहीं कर रहे? और बैकलॉग वैकेंसीज अभी भी यहाँ 1,25,000 ऐसा मैं सुना, 1 लाख या 2 लाख कुछ होंगे। हम आने के बाद तो हम जरूर भरेंगे, लेकिन उन्होंने वो जो हाथ में है वो नहीं किए। लेकिन अभी आज अपने होम मिनिस्टर ने मैनिफेस्टो अपना रिलीज करते वक्त बोला हम 5 लाख नौकरियां हर साल दें। कौन रोके भाई? सेंटर में आप है, स्टेट में चोरी की गवर्नमेंट है, आपको रोका कौन है? आप बैकलॉग कब होते हैं? आप रिक्रूट नहीं करते तभी होते हैं। और रिक्रूटमेंट नहीं करे इसकी किसकी गलती है? ये यहाँ के सरकार की। और बार बार आप बोलते रहते हो कि डबल इंजन सरकार। अरे डबल इंजन सरकार तो डिरेल हो गई, वो पटरी पे ही नहीं आ रही। पटरी पे लाएंगे महाविकास आघाड़ी के लोग, और इस मुंबई को, इसकी शान बान सब रेस्टोर हो जाएगा, फिर लोग इधर आकर्षित हो जाएंगे।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की धरोहर तथा उनकी विरासत और विजन को ध्यान में रखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉरिडोर बनाएंगे, जो उन सभी गांवों को जोड़ेगा जहां बाबा साहब के कदम पड़े थे। महाराष्ट्र में यमवी का संकल्प भ्रष्टाचारी अनैतिक सत्ता को हटाकर शिव, साहू, फुले, अंबेडकर के आदर्शों पर नैतिक शासन की स्थापना करेंगे। इस चुनाव में महाराष्ट्र एक दोराहे पर खड़ा है, जहां पर राज्य का भविष्य दो बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति है, जो किसानों के आय दोगुनी करने में विफल रही है। रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा में उसकी विफलता को पूरे देश ने देखा है। दूसरी ओर यमवी के जो छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, फुले जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों पर आधारित एक रोड मैप पर चलने वाली है। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और बटेंगे तो क्या है, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हो, इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, योगी महाराज का, योगी नहीं, योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है, सेफ, ये सेफ नहीं बोले वो, हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा, अब क्या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, देश हमेशा एक है, एकता के लिए हमने जान कुर्बानी की है, आजादी के लिए हमने जान कुर्बानी की है, और हमारे लोग लड़े हैं, आजादी मिली है। जिन्होंने आजादी दिलाई उनको ही आप मारने वाले लोगों में से हो, मैं ये कहूंगा। तो इसीलिए जरा जो भी बात करेंगे बड़े होशियारी से अगर करेंगे तो अच्छा होगा। और ये जो बातें, भड़काऊ बातें वो कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं। इससे लोगों को आप प्रेरित कर रहे हो, कहो ऐसा। और हम तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव नीतियों को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और महाराष्ट्र के हर नागरिक को भी मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि महाविकास आघाड़ी को आप वोट देकर मजबूत बनाइए। इसमें सब अच्छे विचार हमारे इसमें हैं और सभी कुछ इसमें लिखा है। मैं माफी चाहता हूं कि आपका समय बहुत लिया मैं, लेकिन एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा। मोदी जी कहाँ गए, वहां रेड बुक की बात करते हैं, रेड कॉन्स्टिट्यूशन। अरे रेड का, अब ताई आपका भी स्टेटमेंट आया है, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नहीं हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हैंडबुक है, और वो हैंडबुक
हैंडी रहता है, इसलिए वकील पूरे यहाँ पर है, बड़े बड़े वकील, वो अपने रेफरेंस के लिए साथ में रखते हैं। कोई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको दिया जाता है पार्लियामेंट चुन के जाने के बाद, बड़ा बड़ा, तो वो कोई भी साथ में उतना लेके नहीं जाता, कोई वकील भी नहीं लेके जाता। हैंडबुक जो कॉन्स्टिट्यूशन का है लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो भी उसका रेफरेंस देते हैं। लेकिन मोदी जी, मैं उनको क्या बोलूं, आप लोग बहुत गुस्सा करते हो क्योंकि थोड़े लोग उसके बहुत ही प्रेमी हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, अंधभक्त आहेत. अंधभक्ताला खरं बघितलं तर बाळासाहेब थोरातचे ते काय म्हणतात, नाना काय आजोबा, वो कभी अंधभक्त नहीं थे. हाँ, तो अंधभक्तों को जगह नहीं है. तो इसीलिए ये अंधभक्त है क्या है मुझे मालूम नहीं. मोदी जी ने इस बुक को कहा, और वो फडणवीस कौन से स्कूल में पढ़ा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम तो खैर छोटे मोटे म्यूनिसिपालिटी स्कूल में पढ़े, क्योंकि हमारे पिताजी मिल वर्कर्स थे. कोई बड़ी कॉन्वेंट स्कूल में मुझे नहीं डाला गया या पढ़ाया नहीं. गुलबर्गे में ऐसा तो कोई अच्छे स्कूल्स वहाँ नहीं थे. जो वो पढ़ा है वो पढ़ लिए, बाद में जो जितना जमाना है उतना जमा करके हमने आगे बढ़े. तो उन्होंने भी बोलते कोरे कागद आहेत ते संविधान नाही, ते कोरे कागद आहेत हो, ते दाखवते राहुल तुम्हाला. ये कितना झूठ है, मैं बोलूं तो. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वो झूठों का सरदार है. 15 लाख नहीं दिया, 2 लाख करोड़ नौकरी देने का नहीं, एमएससी डबल करने का नहीं, एमएसपी, देश को मैं आगे बढ़ाऊंगा बोले. डीमोनेटाइजेशन के वक्त तो उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों मुझे 100 दिन दो, मैं देश में करप्शन खत्म करूंगा, देश में मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा. कहाँ है आपका काला धन? 15 लाख मिले किसी को? क्योंकि आप लोगों को इसको ऐसे चीजों को हाईलाइट करना चाहिए. मेरा रिक्वेस्ट है, हम फोर्स नहीं करते, क्योंकि पेन आपके पास है, मुंह जबान मेरी है, मैं जितना चाहे उतना बोल सकता हूं. लेकिन ये आदमी ने बोला सब झूठे वायदे किए. अगर इनको झूठा बोले तो आपको गुस्सा क्यों आता है? अब अभी भी झूठी बोल रहे. अभी भी ये रेड बुक क्या है, उन्होंने बोला कि ये अर्बन नक्सलाइट, एक मार्क्स नक्सलाइट वालों की निशानी है. तो इसीलिए ये नक्सलवादी लोगों का नहीं है, सॉरी. तो ये भरा हुआ है किताब. देखो, मोदी जी को दिखाओ. और उन्होंने क्या किया, मैं 1 मिनट, हाँ, उन्होंने क्या किया, यही बुक बरोबर आहे, तिथला फोटो बरोबर ये आहे. नक्सलवादियों की निशानी बोले वो, ऐसा लेके अर्बन नक्सलाइट का वो काम करते हैं बोल रहे. तो मैं मोदी जी साहब को पूछता हूं, 16 जुलाई 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे. उस वक्त आपने ही ये दिखाया है. देखिए, आप देखिए, ये भी झूठ है, हम बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं. हाँ, अर्बन नक्सलाइट है. देखो,
इतना झूठ बोलना, ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे जाके इनको और एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करो, आपके है नहीं कोई, ये इनको वापस लाओ भाई, हमारे पास ट्रेनिंग लो, फिर भाग के जाओ, ऐसा मत बोलो, यहीं रहो बोलना। आप भी ऐसा ही करते हैं, संजय भी और उद्धव जी ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भाग जाते हैं। जाने दो। तो मैं आपको एक सबूत के तौर पर मैंने आपको बताया, इसीलिए सच्चाई ये है कि मोदी जी झूठ झूठ बोलते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? वो उनके शब्द को पूरा रिपीट करने वाले शाह है। इसीलिए शाह तो पाप बेचारा पहले ही बोला 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ये सब इलेक्शन जुमला है। फिर क्यों उसके ऊपर टीका नहीं होती? क्यों उसके ऊपर लेख नहीं लिखे जाते? आज भी झूठ बोल रहे, क्यों उसको लोग स्वीकार करते, मुझे समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ये सारी चीजें तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं आपके सामने हमारे सभी नेता, जो संजय राउत जी है, सुप्रिया जी है, हाँ? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ओके, चलो। महाराष्ट्रनामा तयार करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीनं राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, वंदनाताई चव्हाण आणि सुभाष देसाई यांच्या एक कमिटी आम्ही तयार केलेली होती, आणि त्या कमिटीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रनामा तयार करत असताना उज्ज्वल महाराष्ट्र, अव्वल महाराष्ट्र हा त्याचा आमचं ध्येय आहे। आणि ह्या ध्येयाच्या ला सामोर ठेवून, उज्ज्वल महाराष्ट्र आणि अव्वल महाराष्ट्राला ध्येयाला सामोर ठेवून आम्ही हा महाराष्ट्रनामा आपल्या समोर आता सादर केलेला आहे। आणि त्याच्यातल्या आज पृथ्वीराज चव्हाण साहेब त्यांच्या मतदारसंघात काही रॅलीज आहेत, त्याच्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत, पण आमच्या या कमिटीच्या सदस्या खासदार वंदना चव्हाण आहेत, ते थोडक्यात यांचं पॉइंटेड आपण काही मुद्दे आपण पत्रकार परिषदेच्या समोर मांडावं। हां, धन्यवाद। सर्व उपस्थित बसू का? बसू। सर्व उपस्थित मान्यवर, आदरणीय खरगे साहेब, आदरणीय सुप्रियाताई, आदरणीय संजय राऊतजी, तिन्ही पक्षाचे सर्व नेते मंडळी, अतिशय आनंद होतोय की आम्हाला हा महाराष्ट्रनामा तयार करण्याची संधी पक्षांनी दिली, आणि अनेक लोकांकडनं हा अतिशय इन्क्लुसिव्ह अँड पार्टिसिपेटरी असा हा मॅनिफेस्टो तयार केला आहे। लोकांकडनं त्यांच्या सूचना मागून आम्ही हा मॅनिफेस्टोची तयारी केलेली आहे। अधिक बोलणार नाही आहे, पण कारण खरगे साहेबांनी अनेक मुद्दे या ठिकाणी मांडलेत, काही जे महत्त्वाचे वाटतात ते मी आणि राहिलेत ते मी मांडू इच्छिते।
पहिल्या प्रथम उत्तम प्रतीचं जीवन जगणं आणि महाराष्ट्राला आत्मसन्मान जपणं हा महाराष्ट्राचा धर्म आहे. आणि महायुतीच्या काळात आपण बघतोय ही संपूर्ण घडी विस्कळीत झाली आहे. मी त्याच्या मागचा बॅकग्राऊंड सांगणार नाही, पण डायरेक्टली आम्ही ह्या मॅनिफेस्टोमध्ये काय लिहिलं आहे त्याच्याकडे येते. त्याच्यामध्ये महिला, शेतकरी, युवक, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, व्यवसाय, शहर विकास, सामाजिक न्याय, जनतेच्या हितासाठी जे काय करायचं आहे ते मुद्दे, सुशासन आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपणं या पद्धतीचे मुद्दे मांडलेले आहेत. या मॅनिफेस्टोमध्ये, ह्या महाराष्ट्र नामामध्ये 3 भाग आम्ही केलेले आहेत. एक 5 गॅरंटीज काही दिवसापूर्वी ऑलरेडी जाहीर झाल्या. या मॅनिफेस्टोमध्ये आम्ही पहिल्या 100 दिवसात आम्ही सत्तेमध्ये आल्यानंतर काय करणार ह्याची सूची केलेली आहे. त्याच्यानंतर मिशन 2030 पॉलिसी म्हणून आम्ही पुढच्या 5 वर्षात काय करू इच्छितो ह्याची आम्ही ह्या ठिकाणी नमूद केलेलं आहे. आणि नंतर मगाशी खरगे साहेबांनी 5 जे पंचसूत्री सांगितले त्या विषयांवर डिटेल्ड आलेले सजेशन्स आम्ही ह्याच्यात अंतर्भाव केलेले आहेत. मला सांगायचं आहे की महिलांसाठी विशेष करून महालक्ष्मी योजना, मोफत बस, 6 गॅस सिलेंडर 500 रुपयेमध्ये हे तर सांगितलेलंच आहे. पण महाराष्ट्रातल्या आमच्या भगिनीला आम्हाला निर्भय करायचं आहे आणि स्वावलंबी करायचं आहे. त्यासाठी विशेष करून तरतूद केली आहे. त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये निर्भीड आणि धीट महिला असावी, शक्ती बिलची अंमलबजावणी असावी, सुरक्षितता वाढावी, सेफ सिटीज फॉर विमेन ह्या संकल्पनेमध्ये शहरांना सुद्धा सेफ करावं. त्याचप्रमाणे शाळांचं, कारण लहान मुलींवर होणारे शाळेमध्ये अत्याचार फार वाढलेले आहेत आणि त्याच्यासाठी सेफ्टी ऑडिट शाळांमध्ये व्हावं ह्या दृष्टीने एक नवीन संकल्पना त्या ठिकाणी मांडली आहे. महिला आणि बालकल्याण मिनिस्ट्री आहे. मुलींवर, मुलांवर, छोट्या मुलींवर अनफॉर्च्युनेटली त्यांना व्हॉइस नाही आहे आणि म्हणून त्यांच्यासाठी स्पेशल मिनिस्ट्री व्हावी. महिला बालकल्याणमधनं बालकल्याण काढून त्याची वेगळी मिनिस्ट्री व्हावी हा एक नाविन्यपूर्ण ह्या ठिकाणी कल्पना आम्ही ह्या ठिकाणी मांडलेली आहे. स्वावलंबी योजनामध्ये आपल्याला कल्पना असेल RTE कधी 8वीपर्यंत शिक्षण, त्याच्यानंतर मुलींनी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा आणि तिथं शिक्षण, त्यामुळे अनेक मुलींची 8वी नंतर शिक्षण बंद होतं आणि त्यांचं लवकर लग्न होतं. म्हणजे आपण म्हणतो विवाह कुठेतरी रिमोट प्लेसेसमध्ये होतो, नाही शहरांमध्ये होतो. आणि म्हणून 1लीपासून 10वीपर्यंत संलग्न शिक्षण एकाच शाळेत झालं पाहिजे हा महत्त्वपूर्ण एक पाऊल आम्ही उचलायचं ह्या ठिकाणी ठरवलं आहे. स्वयंरोजगारासाठी 5 लाख रुपयाचं कर्ज, त्याचप्रमाणे त्यांना स्पेशल MIDCsमध्ये जागा, बचत गटांसाठी स्वतंत्र विभाग या पद्धतीच्या काही गोष्टी आम्ही नमूद केलेल्या आहेत. सार्वजनिक स्वच्छतागृह महिलांसाठी फार महत्त्वाची असतात. हाकेच्या अंतरावर स्वच्छतागृह असावी हे आम्ही नमूद केलं आहे. मासिक पाळीबद्दल कोणी बोलत नाही, पण मला आवर्जून ह्या समोर बोलायचं आहे की मासिक पाळीच्या दिवसात 2 दिवस ऐच्छिक रजा ही आम्ही ह्या ठिकाणी मांडली आहे. 1870मध्ये जपानमध्ये ही संकल्पना सुरू झाली. आता भारत देशात काही मोठ्या कंपनीज ही संकल्पना स्वतःहून व्हॉलंटरीली पुढे घेत आहेत. परंतु हा कायदा आणि ही पॉलिसी महाराष्ट्रात व्हावी. महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असं असावं ज्याच्यामध्ये ही संकल्पना राबवली जाईल. ह्या पद्धतीची संकल्पना आम्ही मांडलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यानंतर विधवांचं फार वाईट परिस्थिती होते आणि विधवा संदर्भात होणाऱ्या अनिष्ट प्रकाराविरोधात आम्ही कायदा करणार, त्यांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देणार ह्या पद्धतीच्या महिलांसाठी, भगिनींसाठी काही तरतुदी आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आहेत. मी अति डिटेलमध्ये जाणार नाही, पण शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार, जेणेकरून त्याच्यामध्ये ही समिती लक्ष घालेल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र मिलेट मिशन ही सुरू करणार. आपल्याला माहीत आहे की अतिवृष्टी होते किंवा दुष्काळ परिस्थिती होते आणि शेतकऱ्यांचे हाल होतात आणि त्यांना आत्महत्या करावी लागते. हे रोखण्यासाठी आम्हाला ही उच्चस्तरीय समिती करायची आहे. आणि मिलेट मिशन म्हणजे वर्षात 3 क्रॉप्स ते घेऊ शकतील. मिलेट्स आर नॉट ओनली न्यूट्रिशनल, दे आर नॉट ओनली शॉर्ट टर्म अँड दे नॉट ओनली प्रोव्हाइड कॅश टू द फार्मर्स. ह्या दृष्टीने आम्हाला त्याच्यावर पुढाकार घ्यायचा आहे. ठिबक सिंचन, रस्ते, दिवसा वीज मिळावी, त्याचप्रमाणे अनेक मराठवाड्यात कापूस संशोधन केंद्र वगैरे
वगैरे तुम्हाला ह्या पुस्तकात बघायला मिळेल. संत घाटगे महाराज ग्राम स्वच्छता योजना अतिशय यशस्वी होती, ती पुन्हा सुरू करणं आणि महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान पुन्हा सुरू करणं हे सुद्धा आम्ही ह्या मॅनिफेस्टोमध्ये लिहिलेलं आहे. युवक आणि बेरोजगारांसाठी मगाशी खरगे साहेबांनी सांगितलं 2.5 लाख जागांची भरती करणं, 12.5 लाख युवकांना नोकरीसाठी नवीन जॉब्स निर्माण करणं, MPSCची प्रक्रिया, वन टाइम स्मार्ट कार्ड, एकदाच त्यांनी पैसे भरायचे आणि दे कॅन अपियर फॉर ऑल एक्झाम्स इन दॅट 1 year, शिष्यवृत्ती वाढवणं, महाराष्ट्र युवक रोजगार मिशन ज्याच्यात नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला रोजगार कुठे उपलब्ध आहे ते माहिती करणं, स्टार्टअपसाठी त्यांना माहिती करून देणं, युवा आयोग सुरू करणार आहोत. युवा आयोग जसा महिला कमिशन आहे, विमेन्स कमिशन आहे, चिल्ड्रन्स कमिशन आहे, तसा युवा आयोग नव्याने सुरुवात करण्यात येईल. ह्या पद्धतीचं आम्ही त्या ठिकाणी गोष्टी मांडलेल्या आहेत. जबाबदार आणि सुजाण नागरिक निर्मितीसाठी शालेय स्तरापासून संविधान भान वाढवण्यासाठी विषयांमध्ये अभ्यासक्रमामध्ये ती जागा त्या ठिकाणी ठेवली जाईल आणि त्या पद्धतीचे कार्यक्रम आखले जाईल. आरोग्यविषयी सार्वजनिक आरोग्य सेवा यंत्रणा विकसित केली जाणार. ॲनिमिया कुपोषण मुक्त महाराष्ट्र व्हावं यासाठी पुढाकार घेणार. मानसिक आजारावर कोणी बोलत नाही त्याच्यासाठी आम्ही पावलं उचलणार. ह्या पद्धतीच्या अनेक योजना ह्या ठिकाणी आहेत. रिक्त पदंसुद्धा आरोग्य खात्यात ताबडतोब भरणार ह्या पद्धतीचे सुद्धा गोष्टी समाविष्ट आहेत. उद्योग व्यवसायासंदर्भात नवे औद्योगिक धोरण साहेबांनी सांगितलं. त्याच्यामध्ये MSME आणि इंडस्ट्री ही एक कॉमन मिनिस्ट्री आहे, पण त्याच्यातली मायक्रो आणि स्मॉल मिनिस्ट्री सेपरेट आउट करणार आहोत, कारण त्याला फार मोठा फटका बसतो. त्याच्यात रोजगार फार मोठ्या संख्येमध्ये निर्माण झालेला असतो. त्याला सूक्ष्म आणि छोटे उद्योगांसाठी वेगळी मिनिस्ट्री करून त्याच्यावर रोजगार मिळेल ह्या दृष्टीने पुढाकार घेणार. नवीन तंत्रज्ञानाचं प्रोत्साहन देणार, लाईक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, AR, VAR, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स ह्याच्यावर सुद्धा भर देणार. मोदी सरकारने केलेले 4 श्रमहित महाराष्ट्रातले जे कायदे आहेत ते महाराष्ट्रात आम्ही नाकारणार. त्याचप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने जी सेवा उपलब्ध होते ते सुद्धा आदेश आम्ही रद्द करणार. स्टार्टअपसाठी पैसे निर्माण करून देणं, सेमीकंडक्टर, लिथियम बॅटरीसाठी उत्पादन अव्वल नंबरला नेणं, कृषी आणि फलोत्पन्नावर अन्न प्रक्रिया, बायोफ्युअल हब महाराष्ट्राला कसं करता येईल, अंतराळातले संशोधन आणि उद्योगासाठी चालना, पर्यटनचं धोरण एट्सेट्रा आम्ही ह्या मॅनिफेस्टोमध्ये लिहिलेलं आहे. आय एम जस्ट रनिंग थ्रू ऑल द पॉईंट्स. शहर विकास हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शहरीकरण फार मोठ्या प्रमाणात झपाट्याने वाढतं आहे आणि त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. स्मार्ट सिटीज नुसत्या करून चालणार नाही, वी नीड हॅपी सिटीज. त्यामुळे आनंदी शहरं निर्माण करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेणार. ह्याच्यामध्ये स्वच्छ, हरित आणि प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्र आम्ही ह्याचं उद्दिष्ट ठेवणार. ह्यासाठी अतिशय महत्त्वाची स्टेप आम्ही उचलणार म्हणजे स्टेट अर्बन कमिशन ह्याची स्थापना करणार आणि ह्या कमिशनच्याद्वारे शहरांचा कसा प्रगती विकास होईल ह्याच्यावर आम्ही लक्ष देणार. हवामान बदलाचा फटका फार मोठ्या प्रमाणात शहरांना पडतोय. अतिवृष्टीमुळे फ्लडिंग, हीट वेव्हमुळे अनेक लोकांना जीव गमवावे लागतात. तर ह्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक शहरामध्ये सस्टेनेबिलिटी सेलची स्थापना करणार. ह्याचबरोबर कचऱ्याचा सायंटिफिक पद्धतीने विल्हेवाट, ऊर्जा निर्मिती, सार्वजनिक वाहतूक, वनक्षेत्राची वाढ ह्या पद्धतीने आम्ही पुढाकार घेतला आहे आणि प्रत्येकाला अफोर्डेबल घर असावं यासाठी सुद्धा आम्ही पुढाकार घेतलेला आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सुद्धा काही पावलं उचलणार आहे. GDP जसा महत्त्वाचा असतो तसा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्ससुद्धा महत्त्वाचा असतो आणि त्या दृष्टीने महाराष्ट्र GDPमध्ये अव्वल नंबरला जाईल, तसंच HDIमध्ये सुद्धा अव्वल नंबरला जाईल. ह्याच्यावर आम्ही निश्चितपणे लक्ष केंद्रित करणार. अनुसूचित जाती व आदिवासी विभागासाठी हक्काचं बजेट निर्धारित कालमर्यादा खर्च करण्यासाठी कायदा बनवणार, कारण ते आहे बजेट पण कायदा नाही आहे, सो कायदा त्याच्यासाठी करणार. सफाई कामगारांसाठी कल्याण महामंडळ सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये आहे, स्टेट गव्हर्नमेंटला नाही आहे. आज देखील मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग ॲक्ट पारित झाला असून सुद्धा आज देखील शहरांमध्ये मॅनहोल्समध्ये लोक उतरतात,
आणि त्यांचा मृत्युमुखी पडतात. तर ह्या पद्धतीचे आम्ही काही मांडणी केलेली आहे आणि निश्चितपणे ह्याचा उपयोग महाराष्ट्राच्या जनतेला होईल. महाराष्ट्र जनता ही कायम पुरोगामी राहिलेली आहे. राजर्षी शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी पुढे गेलेली आहे आणि मला खात्री आहे की ह्या विचारांच्या दृष्टीने आमचं सरकार काम करेल आणि लोकांसाठी जी विस्कटलेली घडी आहे, जी आपली अधोगती झाली आहे, त्याला पुढे नेण्यासाठी, एक जीवनमान उंचवण्यासाठी काम ह्या सरकार आमचं करेल, एवढं ह्या ठिकाणी जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आम्ही मांडलेलं आहे. आम्हाला ही संधी दिली त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. तिन्ही पार्टीजच्या सगळ्या मेंबर्सनी अतिशय उत्तम काम केलं, इनपुट्स दिले आणि हा जाहीरनामा आपल्यासमोर आम्ही मांडला आहे. महाराष्ट्रनामा उज्ज्वल महाराष्ट्र आणि अव्वल महाराष्ट्र करण्याच्या दृष्टिकोनातून जो आमचा महाराष्ट्रनामा आपल्या हातातही आलेला आहे, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या स्तरातल्या लोकांना न्याय देण्याची हमी या महाराष्ट्रनाम्यातून आपण दिलेली आहे. आपल्याला जुनी पेन्शन आम्ही लागू करू, ही सुद्धा आमचा महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच लोकांना न्याय देण्याचा आणि उज्ज्वल महाराष्ट्र आणि अव्वल महाराष्ट्र करण्याचा आवाज या महाभ्रष्ट युती सरकारला गेला आणि त्यांनी आमचा आवाज बंद करण्यासाठी लाईन बंद करून टाकली. याच्यामध्ये विशेष करून आमचा जो अलायन्स आहे त्याच्यामध्ये समाजवादी पार्टी, CPI, आप, PWP, CPM आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे गवई, या सगळ्या मिळून हा महाराष्ट्रनामा आपल्या समोर या ठिकाणी आम्ही दिलेला आहे. मी मगाशी सांगत होतो की जुनी पेन्शन सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी सरकार लागू करेल, या पद्धतीचंही सुद्धा या महाराष्ट्रनाम्यामध्ये प्रत्येक स्तरातल्या, प्रत्येक मग गोड्या पाण्याचा मच्छीमार असेल किंवा समुद्राचा मच्छीमार असेल, या सगळ्या स्तरातल्या लोकांना न्याय देण्याची भूमिका या ठिकाणी घेतलेली आहे. आपल्याला आमचे मित्र संजय राऊत साहेब ते पण याच्यावर बोलतील. खरं म्हणजे आदरणीय खरगे साहेबांनी अत्यंत सविस्तर आणि सोप्या शब्दामध्ये हा जो महाराष्ट्रनामा आहे हा आपल्याला समजावून सांगितलेला आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती मी जास्त बोलण्याची गरज नहीं. खरगे साहब ने पूरे विस्तार से कहा है और खरगे साहब जो बोलते हैं वो सबको समझ में आता है कि उनको क्या कहना है और महाराष्ट्र को, देश को क्या कहना है. सबसे ज़्यादा मोदी जी को समझ में आता है खरगे साहब क्या बोलने जा रहे हैं. मैं इतना ही कहूँगा, महाराष्ट्र में एक चोरों की सरकार चल रही है और ये चोरों के सरदार दिल्ली में बैठे हैं और ये महाराष्ट्रनामा का एक ही मकसद है, सबसे पहले महाराष्ट्र के चोरों को यहाँ से हटाओ, बाद में दिल्ली के चोरों को हटाओ, भगाओ.
और महाराष्ट्र एक स्वाभिमानी राष्ट्र हमेशा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ महाराष्ट्र का नाम जुड़ा है। तो महाराष्ट्र कभी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, ना गुलामी करेगा। और ये महाराष्ट्र नामा में हर जो बात रखी है वो स्वाभिमान की बात है। हम अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। दूसरी बात है जो खरगे साहब ने भी कही, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आजकल डेरा डालकर महाराष्ट्र में बैठे हैं। दिल्ली में कब जाते हैं पता नहीं आजकल ये लोग। और नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। तो हमने कल कहा है, मोदी जी जब तक आप महाराष्ट्र में आते रहेंगे हम अनसेफ रहेंगे, आप मत यहाँ आइए। तो ये महाराष्ट्र नामा उसी के लिए है। हमारे सभी साथियों ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और सभी हमारे जो और भी समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, आरपीआई, गवई गट और भी हमारे जो है सभी ने इस महाराष्ट्र नामा बनाने में हमको बहुत कोऑपरेशन किया है। मैं सबका आभारी हूँ। और आपके माध्यम से मैं आह्वान करूँगा कि पूरी चीज़ें जो महाराष्ट्र के लिए बनी है, देश के लिए भी है, वो आप जनता तक पहुँचाइए। थैंक यू, धन्यवाद। या ठिकाणी आपल्याला मोजून 5 प्रश्न आपल्याला मांडायचे आहेत आणि आम्ही उत्तर देऊ। तर आपण ते ठरवा थोडंसं, कारण की पहिलेच प्रेस वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे जास्त वेळ आपलाही जाता कामा नये। त्यामुळे अतुल त्यांना माईक द्या। हां, एक मिनिट, प्रश्न विचारता। हां, कोणाला प्रश्न विचारताय तेवढं तुम्ही त्यांचं नाव। कोणी उत्तर द्या। माझा नाही, कोणी प्रश्न हां, किंवा खरगेंनी उत्तर द्यावं। खरगेजी, माझा प्रश्न आहे की हे सगळं तुम्ही महाराष्ट्र नावामध्ये लोकांना वचनं देताय, तर साधारणतः किती याचं बजेट कॅल्क्युलेशन केलंय का महाविकास आघाडीने? आणि जेव्हा महायुतीने बजेटमध्ये लाडकी बहीण योजना, मोफत वीज, किंवा मुलींना मोफत शिक्षण या योजना लागू केल्या, तेव्हा 1,00,000 कोटीचं बर्डन महाराष्ट्राच्या बजेटवर आलं होतं। आता या योजनांमुळे किती बजेट येईल? आणि तुम्ही जेव्हा टीका करत होता तेव्हा की हे बर्डन महाराष्ट्र कसा सहन करणार, तर तुम्ही आता हे कसं जस्टिफाय करताय? मला विचारलंय, पण मी महाराष्ट्रात MLA सीटला उभं राहिलं, प्रचाराला आलो। ठीक आहे, ते मला संबंध नाही, तरी मी सांगतो, बजेट तुम्ही आम्हाला सरकार द्या, आम्ही तुम्हाला बजेट देतो आणि मी डिटेल बजेट देतो। म्हणजे महिलांना किती खर्च येईल। मी आता कर्नाटकचं आणलं होतं की 52,000 रुपये आम्ही ह्या 5 गॅरंटीला ठेवलं होतं। 52,000 करोड आम्ही ठेवलं होतं आणि त्याच्यात तुम्हाला सांगतो, आजपर्यंत गृह ज्योतीमध्ये 5,015 ठेवलं होतं, 2,709 करोड खर्च केला। शक्तीमध्ये म्हणजे फ्री ट्रॅव्हल वुमेन जे आपण इथे सुद्धा करत आहोत, 5,015 कोटी बजेटमध्ये अलोकेशन केलं, 2,709 करोड त्याला खर्च झालाय। गृहलक्ष्मी 2,000 ईच फॅमिली, त्याच्यामध्ये 28,608 करोड आणि आता खर्च झालाय आतापर्यंत 13,451। आणि अन्नभाग्य ॲडिशनल 5 kg ऑफ फूड आपण 7 करत आहोत, तर 8,087 89 काय 79 करोड। ते पण मी मराठीत बोलायला ते हे बोलाल ना, आकडे बरोबर आहे ना? हां, होय,
आणि एक्सपेंडिचर झालं 2582 करोड आतापर्यंत. तर युवा निधी म्हणजे युवकांना मदत करण्यासाठी ते 650 करोड ठेवलं होतं, त्याच्यात 108 करोड आहे. हे आहे आमची बजेटमध्ये नमूद केलेले आकडे आणि खर्च केलेले सुद्धा आमचे आकडे आहेत. तसंच तुम्ही आम्हाला द्या सरकार, निश्चित बजेटचं कॉपीज देऊ आणि ते आम्ही मोदीसारखं खोटं बोलणार नाही. त्यांनी खोटंही बोलतंय, वरून रेटूनही बोलतंय. आम्ही ते करणार नाही. आम्ही सरळ बोलणार, जे होतंय ते करणार, जे होत नाही ते सांगणार. आता आपण नरेगाचं सांगितलं, UPA गव्हर्नमेंटमध्ये मी असताना सुद्धा आम्ही केलं. त्याच्यानंतर फूड सिक्युरिटी ॲक्ट, सगळे लोक म्हणत कुठले पैसे आणणार. अहो आम्ही आणलं, दिलं, लोक आज भरपूर आपलं पोट भरून घेतात. फूड सिक्युरिटी आणलं, त्या हेल्थ मिशन आणलं, त्याच्यानंतर कंपल्सरी एज्युकेशन आणलं. जिथं तुमचं मन आहे, तुम्ही डिटरमाइन केला गरीबाला मदत करायचं म्हणून, तिथं निश्चितच मार्ग निघतंय. ते तुकारामाचं एक हे आहे ना, सेइंग काहीतरी आहे, रगडीता वाळूचे तेलही गळे. हा काय, अरे हा अरे वाळू रगडून तेल काढायचं साध्य आहे म्हणून तुकाराम सांगितल्यानंतर आम्हाला हे 5 गॅरंटी द्यायला शक्ती नाही, जरूर देऊत आपण. खरगे साहेब, अगदी छोट्या म्हणजे खरगे साहेबांची माफी मागून थोडंसं एक ॲडिशन करते. पुण्याचा जो रस्ता आहे ना, तो 18,000 कोटी रुपयाचा होता. त्याचा कॉस्ट एस्किलेशन 20,000 कोटी रुपयांनी वाढलं आहे. त्याच्यामुळे म्हणजे माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघाचा कागदपत्राचा मी तुम्हाला देऊ शकते. जर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमध्ये हे जे कॉस्ट एस्किलेशन बंद झालं ना, तर खडगे साहेब म्हणतायत त्याच्या 10 पटीने विकास या राज्यात. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार बंद झाला की आपोआप सगळं बजेट लोकांसाठी लागेल. खरगे साहेब, हॅलो, महाराष्ट्रात पहिल्यांदा पाहायला मिळतंय की काँग्रेसचे जवळपास देशातले सगळेच नेते जे आहेत ते महाराष्ट्रामध्ये तळ ठोकून आहेत. कुठतरी हरियाणा आणि इतर राज्यातली पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाते का महाराष्ट्रातले नेते कुठतरी कमी पडतायत म्हणून सगळी ही फौज दिमतीला येते? नाही होत. ते वेगळ्या वेगळ्या राज्यात अनेक वेगळे वेगळे प्रश्न असतात, समस्या असतात, त्याला त्या रीतीनं बघावं लागतं. आणि ठीक आहे, आपण तिथं आम्हाला हरवलं गेलं. नॅचरली त्याला काय काय उपयोग केलं ते आता मी सांगून फायदा नाही, कारण एकदा जर आपण ते सांगत गेलो तर आता तुम्हीच म्हणाल, तुम्ही जिंकला तर असं म्हणता, हरला तर तसं म्हणता. त्यासाठी त्या भानगडीत मी पडत नाही. इथं जे आलो, इथं इलेक्शन चाललंय, नॅचरली आम्ही तरी आलो, इथं काही लोक आलो, पण प्राईम मिनिस्टरनी बाय इलेक्शन मध्ये फिरू लागलेत पार्लमेंटच्या. हा ऐकला कुठं? मी तरी जवळजवळ 54 वर्ष ऍक्टिव्ह MLA MLC नाही MP नी निवडत येत आहे. आणि ह्या वेळेला पहिल्यांदा मी राज्यसभा मेंबर झालेला आहे. तर माझं सांगणं असं कोणी केलं नाही केव्हाही. तर हे बाय इलेक्शनमध्ये येतात, कॉर्पोरेशन इलेक्शनमध्ये येतात, MLA इलेक्शनमध्ये येतात, आणि त्यांचं राज्य टिकतंय म्हणून कुणी सांगितलं तर पंचायत इलेक्शनमध्ये सुद्धा उद्या येतील. Sir, this question is addressed to Mr. Singhvi. What is this narrative about EVM machines having a 90% battery resulting in win of BJP candidates and 70% battery resulting in win of Congress candidates? How do you prevent this thing, or have you given up at the results of Haryana? Well, this is the new technology which Edison never had in mind when he invented batteries.
all I can say is that free and fair elections are based on EVM machines. EVM machines therefore go straight to the basic structure of the Constitution, because without free and fair elections there cannot be fair democracy. We have taken it up, my colleagues have taken it up, you have seen the kind of replies we have received. Those replies insult not only the Congress party's intelligence, nation's intelligence, but they also are an insult to the Constitution. We will continue with our campaigns, but at the moment we are not in any manner diluting our resolve to fight this election to the fullest, but we will keep this abhiyan on. खड़गे साहब लेफ्ट में अब उधर डाइवर्ट मत कीजिए। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद हरियाणा मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि महाराष्ट्र को सीमित, और हमने जो बात बताई और महाराष्ट्र नामा के ऊपर जो भी आपको पूछना है तो मैं जो समझ में आया मैं तो बोला हूँ। हमारे राउत जी है, प्रिया सुले जी है, और भी हमारे नेता लोग हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको फिर ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। सोमदत्त खड़गे साहब, जिस तरह से लाड़की, हाँ जी, लाड़की बहन योजना जैसे यहाँ लॉन्च की महायुति ने, कर्नाटक में आपने शुरू की सबसे पहले, तो क्या इस तरह की योजनाओं से जो है मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है? क्या इसके ये जो है एक वोट बैंक का जो एक सेंटर बन गया है क्या इस तरह की योजना है? नहीं, वैसा नहीं। ये देखिए चंद स्कीम्स ऐसे हैं गरीबों को मदद करने के लिए, और नरेगा इसलिए लाए थे कि लोगों को 3 महीने रोजगार नहीं मिलता, और इससे पहले हमने नहीं, हम सोच सकते नहीं, तब वसंतराव नाइक ने महाराष्ट्र में शुरू किया था, और वो फूड फॉर वर्क के नाम से शुरू हुआ था। हाँ, रोजगार तो NREP बोल के उस वक्त था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। तो वो इसलिए नहीं कि मुझे वोट मिल रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए किया कि ये गरीब लोग गांव-गांव घूमते हैं, बंजारा समाज के गरीब भी जो जब खेती के काम होने के बाद उस वक्त उसके बाद में उनको 3-3, 4-4 महीने कोई काम पे नहीं बुलाता, तो उनके पेट भरने के लिए वो किया। वैसा ही आज महिलाओं के लिए बहुत से गरीब लोग, गरीब महिलाएं, उनको पति जो कमाता है वो लाके नहीं देता। आप देखते हैं वो कहीं किसी दुकान पे जाता है, खुद भी काम करता है, उसकी वाइफ काम करती है, इसके बावजूद घर को खाली हाथ आता है। तो ये सब रोकने के लिए उनके हाथ में डायरेक्ट अगर पैसे गए तो वो घर तो संभाल सकती है, अपने बच्चों को एटलीस्ट 2 वक्त का खाना कुछ ना कुछ उसको मिलता है। इस दृष्टि से किया गया है, सिर्फ वोटों के लिए नहीं। वोट तो आज हमको देंगे, कल तुम उनको देंगे, परसों किसी और पार्टी को देंगे, यह और बात है, लेकिन ये हमारी आइडियोलॉजी है और सोशल जो सिक्योरिटी देने का है, हमने ये किया। संजय राउत एक मिनट, हाँ दाना, एक महाराष्ट्र उलेमा काउंसिल का एक पत्र बहुत वायरल हो रहा है, तो सच्चाई क्या है इसमें कि क्या एमपीए ने समर्थन देखो, किया है, क्या है? चुनाव के समय में इस तरह का फेक नैरेटिव हिंदू मुस्लिम करने की बीजेपी की पहले से ही आदत है। जनता के जो मूल इशू है, जो मोदी जी और बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त किया था, उस विषय पे वो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब भी चुनाव आए कि हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं। चुनाव इस तरह के धर्म के आधार पर डाइवर्ट बीजेपी नहीं कर सकती है, हम उनके लाइन पे नहीं जा सकते। हम जनता, और जिस तरह से महाराष्ट्र को बेचकर गुजरात को देने का काम जो बीजेपी यहाँ कर रही है, उसको कतई हम लोग मान्य नहीं करेंगे, और उसी लाइन पे हम ये चुनाव लड़ेंगे। हिंदू मुसलमान पे नहीं जाएंगे, और ये फेक नैरेटिव बीजेपी के पास रहने दो। संजय राउत सर, राउत साहब सर, वोट ऑफ थँक्स बाळासाहेब थोरात सर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उद्धव ठाकरेंना प्रश्न विचारलाय की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असतील, नाहीतर स्वातंत्र्यवीर सावरकर असतील,
यांच्याविषयी काँग्रेसचे नेते 2 मिनिटं चांगलं बोलू शकतात का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलेला आहे. आणि ते म्हणतात की राम मंदिर असेल, 370 कलम हटवण्याच्या अमित संदर्भात- शहाना महाराष्ट्र अजून कळलेला नाही, एवढंच मी सांगेन. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ज्या प्रकारे त्याने अपमान केलेला आहे त्याच्यावर आधी बोला. अमित शहाना सांगा की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा ज्या भ्रष्टाचारामुळे कोसळला आहे या देशाच्या इतिहासामध्ये कधी घडलं नव्हतं. अमित शहाने कृपया त्याच्यावर बोलावं. धन्यवाद. सर, महाराष्ट्रामध्ये ड्रग्ज आजच्या वार्ताहर परिषदेसाठी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे खासदार संजयजी राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आदरणीय आमच्या सुप्रियाताई, तसंच दिल्लीवरून आलेल्या सर्व आमचे नेते मंडळी, हे सर्व उपस्थित राहिलेले आहेत. आमचे राज्याचे पुढारी मंडळी उपस्थित राहिली. त्याचबरोबर आपण सर्वजण प्रेसचे सर्व प्रतिनिधी आपण उपस्थित आहात. आपल्या सर्वांचे आम्ही महाविकास आघाडीच्या वतीनं आभार मानतो.